Okay, so we're very excited to have you on this first podcast for Lead Ad Filmmakers Connect. तो एज यू नो कि हमारा जो है एजेंडा ये है कि जो है हम एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को, एड फिल्म मेकर्स को, एस्पायरिंग टैलेंट को कनेक्ट करें विद सीनियर्स इन द इंडस्ट्री. बट दिस पॉडकास्ट इटसेल्फ उसका एजेंडा ये है कि हम वी शुड गेट एन इनसाइट इनटू द डायरेक्टर्स हु आर ऑलरेडी इन द मार्केट, कि आपकी जर्नी क्या है, आगे हम स्ट्रगल्स क्या हैं, लोग आगे इस इंडस्ट्री में आ कैसे सकते हैं. सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द लीड. और आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो एड फिल्म मेकर्स होते हैं उनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो जिस मीडियम में काम करते हैं वो बड़ा कॉर्पोरेट है और इट्स वेरी क्या कहेंगे आप, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सामने भी नहीं होते. तो बहुत से लोगों के जो वेग होती है उनको एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि उनका क्या रोल प्ले है, एंड व्हाट इज़ आर्टिस्टिकली फिल्म मेकर एंड व्हाट इज़ एन एड फिल्म मेकर, ये बड़ी क्वेश्चंस होते हैं लोगों के. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कनेक्ट करें, बात करें, डायलॉग करें ताकि लोगों को पता हो. मुझे तो हमेशा से फिल्म मेकर बनना था वैसे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं हैंडी कैम का ज़माना था मेरे पास एक हैंडी कैम था बहुत बचपन में, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करता था उससे, और किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया था वो. तो मैंने उस ज़माने में बहुत आई थिंक काफ़ी पुरानी बात है, मैं वीडियो शूट करना और घर की वीडियोस, होम वीडियोस, तो और मैं उसको टेक्निकली शूट करता था. मुझे शोएब मंसूर बहुत ज़्यादा मेरे मेंटोर हैं वो. उनसे मेरा शुरू से ही है, बहुत अरसे से, क्योंकि उस ज़माने में पीटीवी आप बहुत देखा करते थे, तो ऑब्वियसली मीडियम एक ही था. अब तो कंजम्पशन का मीडियम बहुत सारे ना, हमारे पास तो वो एक ही चैनल था, तो उस पर जो भी चीज़ें आती थी वो आपको जो अच्छी लगती थी, जो टॉक ऑफ द टाउन होती थी, तो आप ऑब्वियसली उनसे इंस्पायर होते थे. तो चाहे वो गुलजार साहब के ड्रामे हो, मिर्ज़ा गालिब, चाहे वो शोएब मंसूर का कोई भी पुराने प्लेस पीटीवी के या नए अल्फा ब्रावो, चलिए जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना दिमाग में कहीं आपके प्लेस हो जाते हैं, आपको कहीं. शोएब मंसूर का मिल गए तो वो बस कहीं मिले, तो वो बाद में थे जब मैं कॉलेज में गया एनसीए उस ज़माने में, कि वो लाहौर बेस्ड थे हमेशा से. लेकिन ऑब्वियसली आपने काम देखा उन लोगों का, तो कहीं ना कहीं वो आप कनेक्ट करते थे, और उसी से ही मैंने कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं छोटी कुछ वीडियोस बनाऊँ. सो व्हेन यू वेंट टू एनसीए यू न्यू कि मुझे फिल्म मेकर बनना है. हाँ नहीं, मैं एक्चुअली एनसीए से पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी गया था ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई फिल्म स्कूल नहीं था, और मुझे एग्जैक्टली यही पढ़ना था कि फ़िल्म क्या होती है और इस तरह की क्या चीज़ें होती हैं. तो मैंने जब कोर्स आउटलाइन देखी थी, तो कुछ सेमेस्टर था, 6 सेमेस्टर, उसके अंदर एक कोर्स था, माहिंजा पढ़ाती थी वो एडवर्टाइजिंग का. लेकिन वो सिर्फ एक महीने या दो, एक कोर्स समझें आप, कोई 6 महीने में 2 कोर्सेज थे. तो मुझे वहाँ पहुँचने के बाद और 6 महीने रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट फिल्म मेकिंग, इट्स प्योरली ग्राफिक डिज़ाइन, और मुझे नहीं पढ़ना है ये. और वो इत्तेफाक ऐसा था कि 2005 इज़ अ वेरी क्रूशल एयर इन पाकिस्तान हिस्ट्री, 2004-2003, क्योंकि जब मुशर्रफ गवर्नमेंट आई तो उसने आने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया कि क्या करना है. सो दे स्टार्टेड नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का फिल्म प्रोग्राम, जिसको बड़े तरीके से माई शीरी बादशाह ने स्टार्ट किया. उसी ज़माने में नेपा का फॉर्मेशन हुई, उसी ज़माने में शोएब मंसूर को कमीशन किया गया खुदा के लिए, उसी ज़माने में सारे जो चैनल्स थे हम टीवी के लाइसेंसेस हुए. सो इट्स अ वेरी, वो एरा था जिसने बूम वाकई में लेकर आया. सो वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट फिल्म बैच इन 2005. तो मैं इस तरह वन ऑफ द फर्स्ट बैच यहाँ तक बैच. इंटरेस्टिंग. एंड एड फिल्म्स की तरफ कैसे है? सो एड फिल्म्स की तरफ इस तरह से है कि जब हमारी डिग्री एंड हुई, तो डिग्री में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फोकस था फिल्म मेकिंग के ऊपर, ऑब्वियसली पूरी फिल्म के ऊपर थी. उसमें कोशिश की थी कॉलेज ने भी कि वो जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से उन लोगों ने फिल्म मेकर्स बुलाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऐसे फिल्म मेकर कम्युनिटी मिल नहीं रही थी जो पढ़ा सके एकेडमिकली. तो उन्होंने उन सबको बुलाया था. अब वो जब हमने पढ़ लिया वो सारा, तो ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान में ना फिल्म इंडस्ट्री का कोई वही नहीं था, इंडस्ट्री ही नहीं डेवलप थी. तो और मैं इत्तेफाक से डिसइंटीग्रेट कर रही थी जी इंडस्ट्री. तो सो आई सिंस मैं कराची से था, तो मैं जब कराची वापस आया तो मेरे पास खाली एक ही इंडस्ट्री थी जिसको मैं ज्वाइन कर सकता था, और वो एडवर्टाइजिंग की थी. और वो इसलिए क्योंकि वो एक वाहिद इंडस्ट्री थी जिसके अंदर उस ज़माने में भी फिल्म क्रू, बड़ा फिल्म क्रू काम करता था, स्ट्रक्चर था, सारी चीज़ें, आपके डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड थे कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, आर्ट डिपार्टमेंट है, सिनेमाटोग्राफी है, 35 mm पे उस वक्त फिल्म काम होता था, फिल्म के ऊपर पूरा लोग काम करते थे. सो वो एक वाहिद इंडस्ट्री थी जिस पे आप काम कर सकते थे. इंटरेस्टिंग. सो दैट्स व्हाई आई जॉइन इंडस्ट्री, और मैं जामी के पास आया था. और मैंने शुरू किया था हाँ, तो बहुत ही आई थिंक मैं तो 1901 में शुरू किया होगा, क्योंकि जो है व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज लाइक आपको खुद अपना जो है आर्ट डायरेक्शन खुद करनी पड़ती थी. आपको जो है
वो जो linear editing जो है उसके ऊपर बैठना पड़ती थी and all of that. So yeah, so I'm impressed that you came at a stage where everything was segmented. Wardrobe styling, घर से हम लोग अपनी सारी चीजें जो है लेके जा रहे होते थे कि यार ये कोई चीज वो बस समझे कि वो टाइम था जो चेंज ओवर का टाइम था उस वक्त, क्योंकि जब मैं एज ईडी जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं सारे काम करता था। हाँ मुझे वार्डरोब भी लेने जाना होता था, हाँ आर्ट के साथ उसकी प्रॉप बैंक के लिए भी जाना होता था एज एन एडी, या क्योंकि डेजिग्नेटेड लोग नहीं थे। मुझे याद है वो हमारी जो साइमा थी वो बैठ के एक वार्डरोब का बोर्ड बताती थी और फिर कहती थी अच्छा ये डिज़ाइनर से ले लेते हैं कपड़े, साइमा गजनफर। अच्छा तो साइमा वो बना दी थी, तो हम लोग वो किसी डिज़ाइनर के नाम होते थे कि इससे ले लेंगे ये कपड़े, इससे ले लेंगे ये कपड़े, और जो बाकी नहीं है चलो वो लाइट हाउस से इधर उधर से या कहीं रैंडमली पकड़ लिए। और वो हर दफ़ा इतनी हॉपिंग थी कि कोई इसमें फिक्स नहीं होता था। जैसे कभी कोई एक डिज़ाइनर आ गया, कोई एक वार्डरोब का कोई एक थी, कोई खात वो आ गया तो फिर अगली दफ़ा नहीं है वो। एग्जैक्टली. उन्होंने बस एक दफ़ा ऐसी ऑप्शन के तौर पे देख लिया कि इंडस्ट्री में You क्या have to be होता है। creative about finding the right people also, या which was also, it had its own charm, I feel. Now you can focus more on your direction rather than, doing all of this Exactly. calm, and it's fantastic how people have, developed the thing. So Exactly. what do you enjoy the most? And now that you've done your film also, and a remarkable film you've done, the film is where you want to be. या फिल्म तो Now देखिए, the ad film is nothing. नहीं नहीं ऐसा तो नहीं It's है। like, has it taken a back seat or what? आई थिंक आपने जितनी चीज़ें, ये मेरी बड़ी इख्तलाफ रहता है क्योंकि जितने फिल्म मेकर से आप मिले ना जो एड फिल्म मेकिंग के नहीं थे, हाँ मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सबको ऐसा लगता था कि जो एड फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने फिल्म को फिल्म बनानी नहीं आती। उनके हमेशा से इख्तलाफ रहे क्योंकि उनको नैरेटिव सही समझ में नहीं आता। लेकिन वो ये चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि उनकी फ़िल्मों की जितनी बैक जो बोन थी वो एडवर्टाइजिंग के लोगों ने संभाली हुई थी। सलमान रज़ाक डीओपी थे मेजर फ़िल्मों के, उनकी आर्ट डिपार्टमेंट में ढूँढते थे तो उनको आर्ट से हमारी इंडस्ट्री से बंदा ढूँढ मिलता था, उनको वार्डरोब ढूँढना होता था तो हमारी इंडस्ट्री में ही आके ढूँढते थे। सो उन्होंने हमेशा ना कि उसको लाइन बना के रखी। सो आई थिंक कि वो अब थोड़ी ख़त्म हो गई है। But for me, like I've always been an ad person. मैं थी ही, मुझे ad films तो नहीं करनी थी, मुझे advertising करनी थी। वो तो गलती से मैं फिल्म मेकिंग में पड़ गई। तो इसलिए it's a different journey, I guess. So that's why I actually distinguish कि जब मुझे कोई कहता है कि फिल्म बनाओ, तो for me that's very daunting, because ये जो है, these are like, now if I can say it on a public forum, कि जो है these are like little flings and affairs, कि आप आए, आपने काम किया और जो है आप 2-3 हफ्ते में आपने रैप अप कर दिया। वहाँ पे you have to live with this beast for the next 2-3 years, you have to commit to it. So I think, I mean, for me filmmaking is this really ambitious task, but जो सब कहते हैं जिसको चस्का लग जाए वो लग जाता है। नाउ एट दिस स्टेज आई एम रेडी कि अच्छा यार, अब मुझे जो है, अब वो चाह है कि अच्छा यार, मुझे वन नीड्स टू डिप देयर हैंड्स इनटू एक्चुअली डूइंग अ फीचर। या देखिए उसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में ना कोई चीज़ एक थ्रेड होती है, आप उसे पकड़ के रखते हैं। कोई चीज़ होती है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, तभी तो आपको पता होता है कि आपको पहुंचना कहाँ पर है। फिल्म जो है ऑब्वियसली इट्स अ लेंथी चीज़ है, लॉन्गर नैरेटिव है, लेकिन आप उसको इसलिए इन्जॉय करते हैं क्योंकि आप उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप एवरीडे सेट पर जाते हैं तो आपके लिए वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो किरदार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप उनके हिसाब से उनके माइंड में जाके सोच रहे होते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप सीरियसली फिल्म बना रहे हैं, सही बात नॉट द कमर्शियल पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको एक फिल्म बना रही है, अब तो वो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है और आपको वो मज़ा आता है उसके अंदर। So your strength, you feel, your passion and your strength is narrative. मेरा तो क्योंकि नैरेटिव एक्चुअली मुझे लगता है जो नैरेटिव है ना वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आज भी अभी जो हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, हम शायद इस पे लीड से टिबेट पहुँचेंगे, लीड से कहीं और पहुँचेंगे, और ये कोई ना कोई एक नैरेटिव बिल्डअप करेगा। सही। तो जब तक नैरेटिव बिल्डअप नहीं होगा तो आपको कोई रास्ता आप समझ नहीं पाते कि आपको कहाँ पहुँचना है। मोन्टाजेस के साथ ये है, मुझे लगता है कि जो नैरेटिव के बाद जो दूसरी वो है, मुझे लगता है हम मोन्टाजेस में खेलते हैं। अब की जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, इट्स ऑल अबाउट मोन्टाजेस। मुझे लगता है जो रिलेशनशिप एक शॉट का दूसरे शॉट के साथ कुछ बिल्डअप नहीं हो पा रहा, वो कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तीसरे शॉट के साथ, और तीसरा शॉट अचानक से एक नई दुनिया से अचानक आ जाता है और फिर चौथा एक और आ जाता है। सो वो जो नैरेटिव की बिल्डअप है ना वो कहीं लेके पहुंचना होता है। आई थिंक इट्स I think it's interesting to have, like, everybody perceives that also differently. Ad filmmaking also. For me, the whole thing is about हमारा objective है कि भाई अपने audiences को हम क्या net take away क्या दे रहे हैं। क्योंकि अब जो मुझे लगता है कुछ जो खेप आ रही है वो ज़्यादा, it's about
द डीपी के अच्छा एंगल्स क्या क्रिएट किए जा रहे हैं और जो है वो शॉट कैसा लग रहा है. इट्स नॉट अबाउट द शॉट्स, इट्स अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. वो एग्जैक्टली चीज़ भी हमारी थोड़ी सी दैट कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट, आई फील दैट वी नीड टू embed more into people. And this again with अब ये लीड के ऊपर काम करके ऊपर मुझे ये भी एहसास हुआ है कि जो है नए जो लोग आ रहे हैं, पहले ये भी परसेप्शन थी ना कि यार ये बच्चे और ये नए लोग क्या काम कर रहे हैं, बट जो ऐड वैल्यू भी जो कर रहे हैं, दो दो देयर टू थिंग्स टू दिस बीस्ट, राइट? कि जो है एक जो हाँ, दे नीड टू अंडरस्टैंड मोर एंड यू नो I guess receive the experience that is already there, but what they are bringing to the table, their knowledge is far more than what we have. I feel जो है ये यंग लोगों के कंधों पे ही हम सीनियर्स जो है वो आगे बढ़ेंगे, because what they are bringing is really fantastic. जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ जिस तरह से चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, इज़ वेरी डिफरेंट. एग्जैक्टली लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बोली है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एड फिल्म्स के अंदर हम आर्टिस्टिकली अपने आप को कहीं ना हर इंसान ढूंढ रहा होता है. डीओपी भी ढूंढ रहा होता है, डायरेक्टर भी ढूंढ रहा होता है, और लेकिन एक बड़े वाज़ेह फ़र्क है कि एड फिल्म जो है वो एक कम्युनिकेशन है, वो एक मार्केटर की कम्युनिकेशन है कि उसे क्या पहुंचाना है. हमारी वो मेरी क्रिएटिव तो मैं उस पर अपनी क्रिएटिवली या सिनेमाटोग्राफी वाइज या एनीथिंग जो चीज़ उसके ऊपर हावी हो जाए, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपनी एड फिल्म में आर्टिस्टिकली हावी ना हूँ उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर. क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट पे हावी हो गया तो मेरे ख्याल से मेरी जॉब डन नहीं है, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि मैं इस मार्केटिंग के लिए काम कर रहा हूँ. मैं उस वक्त एक मेरे साथ क्लाइंट है जिसकी प्रोडक्ट इसको मुझे बेचनी है, एक एजेंसी जो पिछले पता नहीं 5-6 महीने से उस कॉन्सेप्ट पे लगी हुई है. सो मुझे उन सबको समझना है कि वो किस तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं, इन्विजन कर रहे हैं, और क्या मेरे एड फिल्म से उनकी बिजनेस वाइज फ़ायदा होगा, जिसके लिए इवेंचुअली वो फिल्म एड फिल्म बनवा रहे हैं मुझसे. कहीं ऐसा ना हो कि मैं साइड से बस निकल जाऊँ कि मैंने तो कर दिया काम. क्योंकि पहले भी हमारे उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर भी ये लोग फ्रस्ट्रेट बड़ा होते थे कि जो है इनको क्या पता, मार्केटर्स जो आके हमें बता देते हैं कि यूँ करो ये करो, इतने चेंजेस करा रहे, भाई उनका काम ही ये करने का. सो देन so it's a so people who are looking at doing this, they need to look at it फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप अपने शौक के लिए नहीं कर रहे हैं कि कैमरा आपको किसी ने पकड़ा दिया और आपने कहा कि अच्छा ठीक है चलो अब मैं खूबसूरत चीज़ें बनाऊँ. वो आपको पैसे दे रहे हैं इस काम के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो रिक्वायर्ड है वो मिले उसे. और दूसरा आप नोट करें ना कि जितनी भी जिस तरह की ब्रीफ्स होती हैं, इन पे बहुत अच्छे से काम हो रहा होता है, बड़े तरीके से सोच रहे होते हैं क्या करना है. बीच में आते हैं कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनमें आपकी आर्टिस्टिकल विजन की ज़रूरत होती है, और वो आप चाहें तो आप उसको अपने मुकम्मल तौर पे आपको आज़ादी होती है. बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं एट कोर यही कि ऑब्जेक्टिव को लेके आप चलें. लेकिन जहाँ मुझे यंगर लॉट की जो बात है, मुझे लगता है कि जो फंक्शनल एडवर्टाइजिंग है जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि 20 सेकंड का, 15 सेकंड का, ये मुश्किल काम है शूट करना. ये अभी सबके हाथ की बस की बात नहीं है. यूनिलीवर के साथ मुझे लगता है यही है, जितने आपके बड़े FMCGs हैं उनके लिए वो अभी भी उस कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं. उनको पता है कि उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, उनको हर शॉट की एक डायनामिक्स का पता होता है, क्योंकि किस वजह से उसका क्या इम्पैक्ट होगा. वो एक 15 सेकेंड को जब वो 50,000 दफ़ा चलाएंगे तो क्या क्रिएट होगा. एंड दैट इज़ द चार्म ऑफ एडवर्टाइजिंग कि अच्छा भाई आपने 30 सेकंड्स में या 15 सेकंड में या 10 सेकंड में कम्युनिकेशन किस तरह से आपने कन्वे करनी है और नेट टेक अवे लेके आना है. कितना इंपॉर्टेंट है एक शॉट, क्योंकि लंबे नैरेटिव्स में तो आप कहीं ना कहीं बच जाते हैं ना कि आपने कुछ कर लिया, कहीं निकल गया साइड से कुछ कहते हुए. इसमें आप निकल नहीं सकते, इसमें आपको हर शॉट जो है इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हर शॉट पे डिस्कशन होती है ना. स्टोरी बोर्ड जब हम बनाते हैं 30 सेकंड का, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक सेकंड जब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक शॉट की कोई मीनिंग है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें उतना ही दिमाग में लाना पड़ता है. सो टेल मी, आगे जाते हुए जैसे अगर कोई है जिसको इस इंडस्ट्री में आना है, व्हाट, बिकॉज यू आल्सो यू लेक्चर, यू आर अ फुल फ्लेज्ड tutor, instructor, teacher, professor, and knowledge imparter. तो मुझे बताएं कि how do you think how can one get into this industry, because ये है cliquish बहुत. It's been difficult for people to break into it, right? साल लग जाते हैं enter करने के लिए. So what is the route one could take? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा आसान हो गया है. वैसे पहले शायद हमारे ज़माने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लोग थे उसमें एंटर होना.
अब बहुत सारे लोग हैं तो आप कहीं ना किसी जगह पे फिट इन तो हो सकते हैं। और दूसरा है कि पास आपके पास इंडिविजुअली जब आपके पास अब कैमरा भी मौजूद है, आपके पास बेसिक लाइट का स्ट्रक्चर भी है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया में बहुत जल्दी फ्लरिश भी कर जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें भी। अब तो लोग सब कुछ हर तरह का कंटेंट देखते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन हार्ड को एडवर्टाइजिंग में आने के लिए पैसा बनाना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक दो चीज़ें कर लेते हैं फिर आप घर बैठे होते हैं, तो जो है पेशेंस, फॉर इट टू, हाँ, पेशेंस no, बस। so aligned, what would one as a, you know, as a young person do? Align themselves with a uh, production house or with a director, या you know, do freelance jobs. आपको एक तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, you know, to find people to pump their money into doing it. So it's not that easy. आप पास अपना कैमरा भी हो, हम बैठे हुए जो है, like you know, every time you're waiting for a project to come, so and you still have contacts in the market, I have contacts in the market, उसके बावजूद आपका जो है, there's a struggle, every project is a struggle, right? That's it. So for newcomers, for sure, and खेप निकल तो रही है, but how do you distinguish yourself from the rest of the rat race? दो चीज़ें हैं, आपके पास बहुत से लोग आते भी हैं, उनके साथ कई सारे इश्यूज भी होते हैं, बहुत सौ को बहुत से काम नहीं करने होते। ये बड़ा उनको ये लगता है कि शायद उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, या उनको ये लगता है कि वो कुछ सीख नहीं पा रहे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप जब एक सर्कल में एंटर हो गए तो इसका मतलब कि आपके सामने एक दुनिया खुल गई। एक शूट पे जाने का मतलब है एक बच्चे के लिए कि वो 100 लोगों से मिल रहा है, और 100 लोगों से मतलब है कि उसमें से 15-20 तो ऐसे इंसान हैं जो उसको ज़िंदगी में कभी ना कभी दोबारा ज़रूर टैप करेंगे अगर उसमें कुछ है तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कुछ नहीं है, अगर किसी आप आए हैं थर्ड फोर्थ एडी, आप चाहे रनर ही हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी है तो वो फर्स्ट एडी आपको कभी सेकेंड एडी के तौर पे बुलाएगा, सेकेंड एडी आपको कहेगा यार मेरे लिए वो हेल्प कर दो, प्रोडक्शन वाला आपको बुला लेगा। सो सबसे पहले तो आप ओपन टू रेडी रहें कि आपको हर चीज़ करनी है। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है, जो आजकल के, आई डोंट नो, आज अगेन मैं बुड्ढों की तरह बात करूँ कि नहीं, आजकल सही के बात है। बच्चे जो हैं वो, बट हाँ, बट यू नहीं, लेकिन ऑब्वियसली रश बहुत है ना। यू कैन सी, आप सोचे ना कितना रश है, अगर कोई एक इंसान के पीछे लाइन लगी हुई है, आप किसी को एंटर करा रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना है। और वो ऐसा नहीं है कि मुझे तो एनर्जाइज लोग चाहिए हैं, आपको चाहिए वो लोग। एंड ऑल्सो आई थिंक विच इज़ अ शॉर्ट कमिंग, मैंने अपने में भी देखी थी, कि आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए, एज एन सेल इन द सेंस कि जो है कि विजिबिलिटी अपनी बनाने की ज़रूरत है। ईच पर्सन, हम जैसे लीड के ऊपर आते हैं कि जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ भी रही हैं, लिखी हुई हैं, मी, इससे लिखने से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ये हमारे यहाँ एक एक्चुअली, आई थिंक वी हैव अ ड्रॉबैक, कि हम अपना टैलेंट और स्किल तो बना लेते हैं, बट ऑल ऑफ दीज पेरिफेरल थिंग्स अपने आप को एज अ कंप्लीट प्रोफेशनल आपको दूसरी चीज़ें भी अपनी बिल्ड करनी पड़ेंगी, अपनी प्रेजेंस, अपनी विजिबिलिटी, अपनी सेलिंग स्किल्स, बिकॉज दोज हमारे बिजनेस में कितना वो है कि बहुत आपको important बैठ है। के जो है, यू नो, इट्स नॉट जस्ट इसमें अबाउट द क्राफ्ट एनीमोर। दूसरा एक और भी चीज़ है कि जो पता नहीं, इस पे आई थिंक डिस्टिंग्विश लाइन है तो सही, लेकिन आपके एकेडमिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है अगर आप थोड़े से ज़िंदगी में पढ़े लिखे थे ना, आप पढ़ाई को आपने ज़िंदगी में सीरियस लिया था, सही। तो हुआ ये कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा चंक है ना, जो बच्चे बहुत पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो तो ड्रॉप हो जाते हैं इस फील्ड में आते आते। आपके पास जो बहुत सारे बचते हैं, वो बहुत सारे वो बचते हैं जो बिल्कुल बस क्योंकि वो परसेप्शन, क्योंकि उनको नहीं आना होता, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है चीज़ के बारे में तो आता है, वरना तो आप इस काम में जो वैसे भी आप जो है हाफ हार्टेड तो आ ही नहीं सकते। जब तो आप अभी भी जो है, अब सुबह 4 बजे से जब कौन आएगा सोचे। खड़े होके आपको अपना हाँ, जो है खून पसीना एक करना पड़ता है, हाँ। या सो या यू गॉट टू लव इट और स्टे होम। तो वो एक वजह है कि क्वालिटी ऑफ बच्चे भी तो आपके पास होने चाहिए ना। आप बहुत सारे हैं लेकिन क्वालिटी भी तो नहीं है। कितने सारों के साथ आप कितना मगज मार सकते हैं। कुछ चीज़ें देखें, बेसिक्स होती हैं। प्रेजेंटेशन बनाना इज़ अ बेसिक थिंग, ये आपको मैं नहीं सिखा सकता, ये आपने खुद सीख कर आनी है। एग्जैक्टली। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि 5 चीज हेडलाइंस बनानी है, तो वो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन का, मुझे क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। इतनी तो बेसिक्स से आप स्टार्ट करेंगे तो कहीं पहुँचेंगे ना। बट लगता है जो इसको लगता है कि मेरा क्राफ्ट अच्छा है, कि मैं कैमरा चला लूंगा तो फिर या वटेवर अपना जो है डायरेक्शन में आना चाह रहा हूँ, तो फिर वो नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। सो यू एंड एक्चुअली व्हेन यू, आई एम श्योर, यू नो, यही क्लास में भी यही बात हो रही होती होगी, यू हैव टू बी अ फुल्ली राउंडेड पर्सन एट फिल्म मेकर, एज you have to know your history and your geography and your literature to become a complete
उसके लिए इन एनी केस, चलो डीपी के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी, बट फिर भी ये आपका एक्सपोजर होने की ज़रूरत है, चीज़ें देखो दुनिया में। सेल्फ हाँ आपको अपने ऊपर काम करना होता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो फील्ड है ना, इस एकेडमिक्स में भी ये होता है कि क्योंकि हम उस वाली सिस्टम से आते हैं ना जिसमें आपको 2+2=4 होता है, आपको फार्मूला बताया जाता है A+B² मिलाएंगे तो A²+2AB+B² बनेगा। फिल्म क्योंकि आर्ट्स के अंदर चली जाती है तो इसके अंदर आप ये नहीं गेन कर पाते कि आपने क्या सीखा है, आपने जो सीखा है वो आपको टाइम बताता है कि आपने क्या सीखा ये है। बताएं, अच्छा, so what is the most interesting project you've done? Had ads been? I know the film is the most important thing that you've done in your life. Even that the Kwame Tarana must have been a fantastic, experience itself, I thought. But so what is the most interesting, remarkable, या memorable project that you've done? Memorable, चलो कर लेते हैं। मेमोरेबल पता मेरे लिए वैसे फेवरेट, हाँ मेमोरेबल मेरे लिए वैसे बैंक अल्फा की कैंपेन मैंने की थी कारनामा की, जो हम लोग सीरीज़ एक कर रहे थे राइजिंग स्टार्स की, उनकी ना, तो राइजिंग टैलेंट की। हाँ, तो वो सीरीज़ के अंदर हमने एक कैंपेन की थी जिसमें वो लड़कों ने फार्मूला रेसिंग कार बनाई थी। सो वो एक बहुत लंबा नैरेटिव था जो कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया था करने में। स्टोरी थी, 5 लड़कों की कहानी थी, नए लड़के थे, उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की हुई थी, एक्चुअल के साथ काम करना था। सो मेरे लिए तो बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था, वो हमेशा रहेगा। और उसके अलावा बहुत से हैं, ब्राउन बैग की कैंपेन की थी, वो थोड़ा सा था, पेपर पे वो कुछ और था। scenes, anything that जैसे मेरे लिए जो जो एक मेरी अच्छी एक स्टोरी भी थी, अब once it's over it's a good story to tell. मुझे जो है शुरू में हम लोग वो करते थे, जो है सुप्रीम की कैंपेन एक थी, गाड़ी हमें एक गाड़ी ले जाके भक्कड़ में किसी को डिलीवर करनी थी, तोहफे में और जो देनी, है, हाँ, गिफ्ट में देनी होगी। गिफ्ट में देनी थी, तो वो वाले काम भी किए थे ना, जो है बेसिक्स जो आपके टेक्निकल टाइप चीज़ थे कि अच्छा ठीक है ले जाके, तो द कैमरा क्रू वी वर फॉलोइंग देम, ये वो व्हाटएवर। अब हम भक्कड़ पहुंच गए, गाड़ी जो है ट्रक के ऊपर है, और सारे जो है वहाँ मैदान में हमने खड़ा करके क्रेन लगाई। अच्छा, नाउ आई एम द ओनली वुमन देयर, बिकॉज गांव के अंदर जो पूरा गांव वहाँ पे जमा हो गया ना, कोई 5,000 लोग। अच्छा, वहाँ पे जमा तो हो गया, उसके बाद फिर द क्राउड स्टार्टेड लाइक zoning in on us, पूरा जो है वो करीब आके जो है, so for me that was that one thing, because जो है my production manager had to take a डंडा and beat people off because उनको छूना था कि ये एक औरत कहाँ से बीच में आ गई। So for me that is one memory of my travels and my experience as a filmmaker, out of our zone. अच्छा, तो ये जो बट जब कौमी तराना कर रहे थे, how many locations did you guys go to? यस की तो बहुत लोकेशन है, आई थिंक 50 लोकेशंस पे सर्चिंग की थी, फिर आखिर में 42 43 शॉर्टलिस्ट की थी। And the biggest project was your film that you've done. इन टर्म्स ऑफ स्केल स्कोप या इन टर्म्स ऑफ बिगेस्ट प्रोजेक्ट, तो देखें फिल्म तो एक अलग ही चीज़ है ना, हाँ। उसका तो कोई एडवर्टाइजिंग से कोई ताल्लुक नहीं। सही बात है, वो तो वो एक real अलग ही है, वो रियल है। वो बहुत अलग चीज़ है, वो मैं तो तो कहती हूँ जर्नी उसकी बड़ी पुरानी है। बबल में रहती हूँ, हमारी जिंदगी दुनिया जो है एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक छोटी सी बबल है। आप अपने एल्गोरिथम में चलते हैं ना हम, हाँ। हम एल्गोरिथम में रहते हैं, बस फंसे रहते हैं। So but how was it shooting in Karachi with all of the horror stories one hears? Like because you what was it The like film? contained? हाँ, for the film was it contained or was it नहीं फिल्म कहीं पंगे नहीं हुए? नहीं नहीं पंगे बहुत हुए, और उसके क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें मरला होता है शेड्यूलिंग का, क्योंकि एक्टर्स आपको नहीं मिलते हैं, एक्टर्स की डेट सारी क्लैश हो रही होती हैं। अगर एक्टर हिल जाए तो लोकेशन हिल जाती है, और लोकेशन आप फिल्म का जो शेड्यूल है वो लोकेशन वाइज बनता है। तो अगर एक्टर कहीं इधर उधर हो गया तो आपकी लोकेशन चली जाती है, और जब लोकेशन चली जाए तो उसकी पेमेंट पहले हुई हुई होती है। ऑब्वियसली उसके कई और मसाइल होते हैं, फिर आगे नहीं होता। नेशनल स्टेडियम में शूट करनी है तो आप वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पिच खुद चुकी है, वहाँ पे रेनोवेशन का काम हो रहा है, वो आपके पास सिर्फ वही एक विंडो है, आप वहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, आप ये पीछे करते रहो, एडीज का बड़ा काम है इसमें, हाँ। मुश्किल प्रोडक्शन कहाँ से ढूंढते हैं लोग? Where are you finding all of these? हाँ ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। देखें हम लोग क्योंकि एड फिल्म्स के करते हैं तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि हमें अपनी रिसोर्सेज का पता है कि कौन कौन है, और हमारे साथ जो क्रू काम करते हैं उनको इतना पता है कि हम इवेंचुअली उनके साथ काम करते रहे, हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है, तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं वैल्यू करते हैं। और क्योंकि फिल्म क्रू बड़ा मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में अवेलेबल, क्योंकि इसकी डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप 54 डेज़ के लिए अगर किसी को कहें कि शूट है, तो हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग वाले तो 54 डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अपनी हाँ नंबर, तो उनको नहीं पता कि तो फिल्म का बजट तो हाँ पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ फिल्म का बजट मैक्सिमम कितना 10 करोड़ होगा, इससे ज़्यादा 12 करोड़ होगा, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल टास्क है कि आप क्रू को हायर कर सकें। सो ये वो एक फील्ड है, इसके अंदर एक हमें अच्छे क्रू की ज़रूरत होती है, एडीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आपको सही मिल जाए। I'm just thinking this with this lead thing also. This was the idea कि जो है कि लोगों को opportunity मिले कि वो connect कर सकें और जो है is there anything that you think that we can do or the आई थिंक cancel? ये बिल्कुल सही है, यही एक तरीका है, आप मिलें, आप लोग आते हैं। अब देखिए ना, मुझसे अगर कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करे या फेसबुक पे मैसेज करे, ना मुझे उसके बारे में पता है, ना मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, वो अचानक से, और इस तरह के तो बहुत एक कॉमन ईमेल आती है ना कि हाँ काम करना है, तो भाई हाय हाय, तो आप उसे कैसे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, आप बताएं मुझे। और एक तो ये मुझे सच में आई दिस irks me a lot and I want to tell people कि भाई you actually had me for that little bit of the second hi. उसके आगे अगर आपने कुछ जुमला लिख दिया होता अपने बारे में तो maybe I would have gotten to know you more क्या and you would have had an opportunity to step up because we are all looking for people. We are looking for हमें तो हर good वक्त टीम talent. चाहिए। These people need to know that you need to just तो ये जो आपका इवेंट है ना, ये shine. बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास मैसेज आता है कि आपसे मिलना है, ऑब्वियसली अब आप Hmm, नहीं हैं, आपका आप आज बिजी हैं, कल आप किसी और काम में बिजी हैं, आप exactly. कैसे किसी के लिए टाइम निकालेंगी, वो 1 घंटा, फिर आपको नहीं पता कॉन्वर्सेशन, चलें ठीक है वो मिल भी गया, लेकिन वो क्या एक बंदे के लिए, एक बच्चे के लिए, So you'll be attending. एक आसान के लिए होगा नहीं। तो मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनको मिलना है, हाँ, जिनको अपॉर्चुनिटी है मिलने के सही लिए, बात तो वो आएँ, बैठें, इंटरेक्ट करें, क्योंकि इंटरेक्शन से ही आपको पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, बातचीत की करके आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अच्छा और होते रहना चाहिए, ये नहीं कि ये एक हो, नहीं नहीं ये हम हमारा कोई एजेंडा प्लेटफॉर्म ही है। यही है कि जो है हम अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो है ये करेंगे सो दैट अलग अलग तरह के लोग हाँ, निकलें और जो है कनेक्ट जो बना सिर्फ सकें एडीज़ बनना चाह रहे हैं वो आ जाएँ, जो सिर्फ एग्जैक्टली सिनेमेटोग्राफी करना चाह रहे हैं वो आएँ, कि वो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको पता हो। कंटेंट क्रिएटर्स इतने बैठे हुए हैं उसके अलावा हर फील्ड के अंदर हर क्रिएटिव फील्ड के अंदर देर आर पीपल हु वांट टू ब्रेक इन एंड देर आर पीपल हु लाइक आई एम लुकिंग कि मुझे पता है कि आई एम लुक इफ आई एम लुकिंग फॉर गुड पीपल वेयर डू आई गो टू फाइंड देम सो दिस इज इट्स द बेस्ट। प्लेटफॉर्म क्योंकि आप देखें ना, वही जो बात दोबारा कर रहा हूँ कि मैसेज आता है तो आप नहीं मिल सकते, आप कैसे कि मिल सकते हैं, आपको पता है कि हाँ हो सकता है आपको ज़रूरत भी है, और जब फिर नहीं चाहिए हो होता है सकता, तब नहीं तब मिलता नहीं मिलता, फिर वो मैसेज पता चला वो 2 महीने पुराना हो चुका होता है, कहीं इधर निकल गया, आपको याद भी नहीं है। तो कम से कम एक दफ़ा फिजिकली आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा, और अच्छा है। डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग डायरेक्टर्स बहुत ही हाँ ये तो बड़ा ही आई नो मुश्किल बट लेकिन हाँ, एडवाइस नहीं, बस आई थिंक के मुश्किल फील्ड है ये, एक बात तो ये बहुत तय बात है, दिस इज़ रिटन, सारी फील्ड ही मुश्किल है, लेकिन ये भी एक मुश्किल फील्ड है। इसके अंदर पेशेंस बहुत चाहिए होता है, काम नहीं मिलता है, काम बड़ी मुश्किलों से मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है, आपको मुस्तकिल कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डिसहार्ट नहीं होना, बहुत सारी, बस आप लाइफ टाइप चीज़ें बता सकते हैं, वो की एडवाइस ही You're right, and it's a perpetual struggle. आप जितना भी काम कर लिया हो आपने या कर चुके हो आप जितने लोग मार्केट में है वो सब स्ट्रगल फिर भी कर रहे हैं every project is a struggle you have to fight for it you have to prove yourself every time कि आप वो केपेबल हैं, और आपने, और आपकी हर चीज़ जो है वो पीछे रह जाती है, फिर आपको नए सिरे से एक नए स्ट्रगल, एक नए तरीके से स्टार्ट करनी पड़ती है हर प्रोजेक्ट पे। सो नए डायरेक्टर्स के लिए यही है, हाँ स्टाइल ज़रूर क्राफ्ट कर सकते हैं, अगर आप उस पे जाएँ, एस्थेटिकली क्या होता है, स्टाइल्स के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, कि अगर उसका कोई डिस्टिंक्टिव स्टाइल है काम करने का, तो शायद थोड़ा सा शुरू में आपको एक मिल सकता है एज, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें तरह की करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल अभी कि आप कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे, हाँ, अब तो हर चीज डाइल्यूट हो जाएंगे। स्पेशलाइज भी बहुत हो गई है ना अब जैसे माशाल्लाह दिस टेबल टॉप के ऊपर कितने सारी हाँ, दो क्या चार है, यंग लोग तो वो होके आए कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है काम। जब सोबी ने स्टार्ट किया था तो उसका हाँ, कितना अच्छा उसने अपना स्टाइल स्टाइल बनता था, तो उसकी वजह से ही मीर कितने सारे और बहुत सारे उस तरह के आपको मिल गए। एग्जैक्टली तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप डाइल्यूट हो सकते हैं अगर आप हर तरह के काम को टैप करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कौन सा है, ऑब्वियसली इतनी कोशिश आप कर नहीं सकते, वो लोग कहेंगे कि यार ये कैसी बात है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई स्टाइल तो आपका होगा, चाहे आप किसी भी तरह का काम करें, लेकिन आपका कोई सिग्नेचर कुछ तो बनाना चाहिए आप। नहीं अपने मेंटोर्स ढूंढे कि किसको आप फॉलो भी कर कर सकते हैं सकते हैं। किसको आप जो है जो काम इस तरह का काम कर रहा है उसको जो है
मैंने तो ये देखा है कि हमारे यहाँ जो I find them kids who are already studying and who are looking to do internships, that shows me that these people are serious about what they want to do. Like, and who will actually give you the time, not just कि अच्छा अपना वो खाना पूरी के लिए अच्छा मैंने 2 हफ्ते कर लिया चलो. So those people actually then I've got a number of people through that route कि वो आपको पता है कि वो लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं कि ये नहीं कि बस अच्छा आए खाना पूरी की आगे बढ़ किया गए। और आगे बढ़ गए. बट और दूसरा ये कि कुछ जो यंग डायरेक्टर्स हैं वो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास अभी क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. वो हर कोई कोशिश करता है कि फ़ौरन ही उसको एक बड़ा सेटअप के साथ काम मिल जाए या बड़े सेटअप के साथ. मेरे ख्याल से उसको अपने स्केल्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े करने चाहिए. व्हाट इज द वर्स्ट प्रोजेक्ट यू डन? अच्छा बहुत सब पूछते हैं. बहुत सारे हैं तेरे हाँ. बेतहाशा है वो तो लाइन लगी हुई है. Worst not that in terms of quality of production or anything but the जैसे मैंने जो है बाथरूम बड़े साफ किए पूरे पाकिस्तान के. लाइक आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज यही बताने को कि जो है आप बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा आप डायरेक्टर एक बन गए और बहुत, बट जो है यहाँ पे के लिए पूरे पाकिस्तान में जाके घरों में बाथरूम साफ करने पड़े थे. एंड विच इज़ फाइन बिकॉज काम है करना है. सो दैट्स हाउ आई वांटेड टू मेंशन इट हियर सो दैट पीपल नो कि करना पड़ेगा जो करना है, काम तो है. सो एनीथिंग बहुत से ऐसे हैं जिनमें मतलब वो तो फिर चलते भी तो नहीं है ना वो. हाँ ना चलें बट लेकिन हाँ मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ जब वो कि जो है आप आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि झाड़ू भी अगर देना पड़े सेट के ऊपर तो हमें देना है यार. हाँ सो दोज आर थिंग्स दैट किड्स शुड आल्सो नो क्योंकि सब अपने वो अकड़ के साथ भी तो काफी दूसरा हाँ एक और ये भी तो आजकल है ना कि वो एक जॉब है तो वो दूसरी तो करनी ही नहीं है ना. दूसरी में तो वो अगर वो नहीं चल सकता. वो तो प्रोडक्शन वो तो सामने अगर पड़ा हुआ है तो वो आवाज देता रहेगा दूर से कि वो बंदा भागता हुआ आए तो फिर वो जाके वो टेबल खिसकाए आर्ट वाले को आवाज दे. भाई सामने पड़ी खिसका दो यार, किसी को खड़ा करो, आगे बढ़ो. खिसका देगा वो दिखता है. हाँ वो दिख जाएगा. भी है कि मुझे 2 मिनट लगेंगे. अब एज एडी है ना, मैं जब मैं एडी था तो मेरे पास टूल्स थे अपने. मैं अपने साथ टेप रखता था, मैं अपने साथ कोई चीज़, सारे टूल्स मेरे साथ मेरे पास हर वक्त होते थे. मार्किंग लगानी है, मुझे कुछ और करना है, मेरे पास मार्कर्स होते थे, मेरे पास पेन्स होते थे. ये तो बेसिक टूल्स है ना. अब ये तो आप किसी को नहीं बता सकते. ये मैंने खुद देख देख के सीखा था कि अच्छा क्या होना चाहिए. एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज भाई, जो ज़्यादा फुर्ती दिखाएगा, जो दिखेगा वही बिकेगा भाई. सो या आई गेस दैट्स व्हाट इट इज. बट आल्सो फॉर आवरसेल्व्स, हाउ डू यू सी अस बीइंग रेलेवेंट इन दिस मार्केट स्पेस? बिकॉज देखो जिस तरह से मार्केट मूव हो रही है, मैं तो ये देख रही हूँ कि वी हैव टू कीप री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स, अदरवाइज ऑब्सोलीट होना बहुत आसान है. हाँ अपना करें बस. उसमें देखें ऐसे मुझे तो खाली ये था कि मुझे लॉन्गर नैरेटिव्स करने हैं, तो मैं तो खाली मेरा फोकस बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है. हाँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे और फिल्म्स बनाऊँ, वेब कुछ बड़ी सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. और वो एक ऐसा काम है जो मैं अपने तौर पे कर सकता हूँ. हम उसको लिखते रहते हैं बैठ के, आइडियाज़ बनाते रहते हैं. वो एक काम है जो मैं हर वक्त कर सकता हूँ. एडवर्टाइजिंग ऑब्वियसली चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, नए लोग ऑब्वियसली टेक ओवर भी कर लेंगे इवेंचुअली, और करना भी चाहिए. और ऐसे ये प्रोसेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. लेकिन ये कि आप में रेलिवेंट रहने के लिए आप कोशिश करें. ये बात जो आपकी ना कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन वैल्यू. व्हाट यू सेइंग इज हम भी यही करते हैं कि जो है वी डू आवर ओन, कि यू कांट बी बिहोल्डन टू समबडी एल्स, क्योंकि वरना तो आप इंतजार ही करते रहें कि कोई आएगा तो काम देगा तो आप काम करेंगे. आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए डिफरेंट एवेन्यूज. सो वही एक है. बाकी रेलिवेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ओपन टू आइडियाज़ रहें. जितने आप यंगर क्रूज़ के साथ काम करेंगे आप उनके साथ रेलिवेंट रहेंगे. आप उनके आइडियाज़ को वैल्यू करें, उनकी बातों को समझें. सिर्फ इस बात पे आप ना करें कि वो यंग है तो वो कोई जो भी बात करें वो वैल्यूबल नहीं है. वो बहुत वैल्यूबल है क्योंकि आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. और दाना भी अच्छा निकला है. 50 दानों में से एक दाना भी अच्छा निकला है. तो दैट्स लाइक अपना स्टाइल देखने का, उनका अपना तरीका है बताने का. तो वो अगर वो कोई बता रहे हैं, हाँ कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही ऑफ जा रही है उस पर आप एक खाली एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं. लेकिन वैसे आई थिंक आपको ओपन रहना पड़ेगा उनसे सीखने के लिए. क्योंकि आप बिल्कुल जैसे आप नोट कर रहे हैं, ऐसे गुलजार साहब हैं, मैं उनकी सिर्फ एग्जांपल इसे दे रहा हूँ. वाई इज़ रेलिवेंट, ही इज़ 90 years old बट स्टिल बॉलीवुड की वो फाइनेस्ट लिरिसिस्ट की हुए हैं. गोली मार भेजे में बेचा तंग करता है. ये लाइन है. लेकिन ये आप गुलजार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लाइन इसलिए क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी लाइन है, उस फिल्म की उस कैरेक्टर के हिसाब से लिखी हुई. उसको उन्होंने कोई तख्लीकी तौर पे कोई ऐसा जुमला नहीं लिख दिया कि वो किसी की समझ में ही ना आए कि मैं तो गुलजार हूँ तो मैं
तो आप हाँ, तो आपने उस पोइट्री के अंदर हमेशा अपने आप को रेलिवेंट रखा, चाहे वो बॉलीवुड कैसे ही आगे प्रोग्रेस करती रही, उसके अंदर वो प्रोग्रेशन लिरिसिंग उसके वर्ड्स के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू आता गया। तो आपको बस रेलिवेंट रहना है। एग्जाम्पल जो मैं मेंटोस की बात करूँ, वाई शोएब मंसूर, लाइक लेट 80s पूरा पीटीवी इंडोर स्टूडियोज़ में काम करता था, फिर दिल दिल पाकिस्तान आता है, जिस दिन निकल गया बाहर, उसने कहा स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे शूट हो सकता है, और हाँ क्या से गार्डन में लड़के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, जीप पे बैठे हुए हैं, कैमरा गोल घूम रहा है दरख्त के पीछे। वो एक अप्रोच है कि आप कैसे उस बैरियर्स को तोड़ के, या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, yeah. और आप आगे बढ़ते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंटोर्स कौन हैं, आप उनको देखते हैं, I उनसे think सीखते that's हैं very important. One of the key things that कि आपके पास from your कोई तो journey हो also देख that's what it shows. कि वो कैसे क्यों हैं, आप उनसे बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। और यही बस चीज़ें हैं कि आपको कंटेम्प्रेरी रहने के लिए आपको कैसे अपने आप को ओल्ड नहीं करना, आपको उनके साथ मर्ज होना है, यंग्स के साथ। चलो excellent. That was interesting. It's good that we actually sat together. मैं मुझे तो बड़ा मजा आया। जाते हैं और जो है दूर दूर से ही नहीं नहीं, जानते तो हैं लेकिन तो बट जब हाँ, बंदा बैठे तो जो है you get to know so much more about यही तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखें डिजिटल, दिस इज़ द टाइम, सोशल मीडिया का टाइम है। मैं भी कल ही पढ़ रहा था कि अब ना आपको उस लिटरेसी को भी इवॉल्व करना है, डिजिटल लिटरेसी को भी इवॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो जब तक फिजिकल तौर पे नहीं रहेंगे हाँ तो आप मर जाएंगे। exactly. और ये जो इवेंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल मीटअप है, ये कोई सोशल मीटअप नहीं है। क्योंकि आपको एक एफर्ट करनी है, आपको घर से निकलना है, आपके पास एक टास्क है कि आपको कहीं पहुंचना है, आपको अपने बेड के ऊपर बैठ के कहीं भी डिस्कशन नहीं करनी। हाँ तो वो एक चीज़ आपको पूरा एक एनर्जाइज करेगी, वो एक एनर्जीज़ हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी में बदलेंगी। आप किसी से मिलेंगे, आपको दो जो बात बातें पता चलेंगी, और आप एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ अगले दिन रेडी होंगे काम करने के लिए। इंशाल्लाह हमारा एजेंडा तो यही है. नहीं, You और have, अच्छा I एजेंडा है। think you have, yeah, mashallah, I think you've given me positive hope for this. नहीं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम का मैसेज, फेसबुक का मैसेज वर्क नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ये बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है बहुत से लोगों से मिलने के लिए। 1 से ना 100 में से 10 होंगे या 5 होंगे, 2 लोग होंगे जिनसे आप शायद कभी देख लें और फिर उस बेसिस पे आप बुला लेंगे, अच्छा काम है। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो बातचीत ज़रूरी है। Chalo, thank you so थैंक much, Umair, you। for joining me in this आपकी पहली journey. पॉडकास्ट लगे मुबारक हो। नहीं नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, मतलब अच्छी इंफॉर्मेटिव था, मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत सी सीखने को मिली चीज़ें, आपके एक्सपीरियंसेस So, भी I think that's mutual. म्यूचुअल, हाँ, कि कई सारी चीज़ें। और एक चीज़ पता चलता है कि आप कलेक्टिवली आगे बढ़ते हैं, आप कभी इंडिविजुअली आगे नहीं बढ़ सकते। I think that's also, yeah, the collaboration. There's Collaborative, so हाँ। much. ये कोलैबोरेटिव आर्ट है। And it's not even about, and I think हमारी जो फील्ड में है, मुझे तो सारे अच्छे ही लोग मिले, you know. भाई आप खुद अच्छे हों, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और जो आप एक और चीज़ थी ना कि एडवाइस की हो जाती है, आई थिंक इंसान को सबसे पहले खुद सही होना होता है, खुद डिसिप्लिन होना होता है, खुद अपने आप के ऊपर काम करना होता है, हाँ खुद अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना होता है, सही और बात है. खुद सही करना होता है। हाँ कि हम दूसरों को देखते रहे ना कि उसने ये किया, उसने ये किया, उससे कुछ तो नहीं मिलने वाला भाई. तो आप पागल हो जाएंगे। आप सोशल मीडिया के दौर में तो आप कुछ भी नहीं गौर कर सकते, आप तो सिर्फ, आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है। सोशल मीडिया ने आपको एक्चुअली ऑक्यूपाइड कर दिया है ना, आप कहते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो ये आपका दिमाग वहाँ चलना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी प्रोजेक्शंस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, आप अपने मेन मकसद से तो हट ही जाते हैं ना, फिर आपका दिमाग की सारी एनर्जीज कहीं और निकल जाती हैं। वो एक विजिबिलिटी है उस हद तक कि वो होनी चाहिए, Yeah. क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन वो किसी के साथ कंपटीशन ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ मुकाबले की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है वो आपको खुद करना है, अपने लिए करना है। आप अपने आप को देखें, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। Yeah. Chalo, inshallah, I hope something can help somebody somewhere. Yeah, So yeah. let's see.